नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। उनकी बात 2-3 दिन से चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा के भी उपचुनाव हुए हैं। आज केवल 2 राज्यों के, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की कर चुके हैं, लेकिन दूसरे संदर्भ में। उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव था। 4 की चारों सीटें महागठबंधन यानी आरजेडी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो हार गया। और इस गठबंधन में आपको पता है आरजेडी के अलावा कांग्रेस पार्टी, सीपीआई-एमएल, ये मुख्य रूप से 3 घटक हैं। चारों सीटें हार गए। और उधर उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। अब आप कहेंगे उपचुनाव का मामला है, हार जीत लगी रहती है। वैसे भी उपचुनाव में ज़्यादातर जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो सरकार में होता है, उसी की जीत होती है। लेकिन ये इतना मामूली रिजल्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर आप राजनीति को देखें तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से 1990 में पेश किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, उसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद फिर लागू औपचारिक रूप से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1992 में किया था। लेकिन तब से 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव, और 1989 में दिसंबर में मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। पहली बार नहीं बने थे, 1989 में मुलायम सिंह यादव बने, वो भी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। दोनों राज्यों में जो राजनीति चली, इन 2 पार्टियों, 2 नेताओं और 2 परिवारों की, उसका आधार एक ही था। राज्य भले अलग अलग थे, नेता अलग अलग थे, पार्टियां अलग अलग थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उनका परिवार, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी। हालांकि जब 1989 में वो मुख्यमंत्री बने थे तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, तब जनता दल था। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था जनता दल से निकलकर। और उनका परिवार, लालू प्रसाद यादव के बेटे 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके बिहार के, और मुलायम सिंह यादव के बेटे 1 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो पार्टी और परिवार दोनों की जो राजनीति चल रही है, दोनों नेताओं की राजनीतिक विरासत दोनों बेटों के हाथ में आई है। और उनका क्या हाल है इस उपचुनाव से आपको पता चलेगा। और उनकी राजनीति का, पिता की राजनीति का भी और बेटों की राजनीति का भी एक ही आधार है, MY, मुस्लिम यादव समीकरण। ये समीकरण बिहार में थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यादवों की आबादी उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में ज़्यादा है, और इसलिए वो समीकरण ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये समीकरण ज़्यादा मजबूत है। और जब से इन दोनों की राजनीति शुरू हुई है, इन पार्टियों की, नेताओं की, इन परिवारों की, तब से ये समीकरण बना हुआ है। ये उपचुनाव इस बात का संकेत दे रहा है। अभी इसको पुष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बड़ा ही स्पष्ट संदेश है कि MY समीकरण दरक रहा है, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। और इसका एक बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है, ये दोनों जो नया नेतृत्व आया है, बिहार में तेजस्वी यादव का और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का। हालांकि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की तुलना में अखिलेश यादव ने बहुत ही अच्छा किया है। मुलायम सिंह यादव जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में कभी नहीं ला पाए, उतनी सीटें अखिलेश यादव लेकर आए, 37 सीटें 80 में से। लेकिन वो चुनाव और उसका नतीजा अब लगता है जैसे पता नहीं कितने बरस या दशक पहले आया हो। सब कुछ बदल गया है पिछले 5-6 महीने में। पूरी राजनीति बदल गई है। बिहार की बात करें तो ये 4 सीटें जो हैं, उनमें से एक बेलागंज ऐसी है जो आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी सुरेंद्र नाथ यादव 34 साल से जीत रहे थे। वो पिछले लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से लोकसभा के लिए चुन लिए गए, तो इसलिए विधानसभा से इस्तीफा दिया, और ये सीट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उनके बेटे को दे दी, उसको उम्मीदवार बनाया। उनका बेटा चुनाव हार गया। अब इस सीट का महत्व इस बात से समझिए कि इस सीट पर लालू प्रसाद यादव ने प्रचार किया, तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, और सैयद शहाबुद्दीन जो माफिया थे बिहार के, उनकी पत्नी, उनकी विधवा हिना शहाब,
उनको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया गया आरजेडी की ओर से, फिर भी हार हो गई। यानी यादव और मुस्लिम ये गठजोड़ काम नहीं आया। ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको बिहार में खास तौर से और उत्तर प्रदेश में भी। ये दोनों गठजोड़, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ तब होता है जब मुस्लिम वोट कोई और ले जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। 2009 के अपवाद को छोड़ दें तो लगातार जो है मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार और उनकी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता रहा है अधिकांश। और बिहार में एक दूसरी सीट का जिक्र करेंगे, रामगढ़। ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी जगदानंद सिंह, जो मंत्री भी रहे हैं राज्य सरकार में कई बार, वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनके परिवार की सीट मानी जाती है। इस सीट से पहले उनका बड़ा बेटा विधायक था, वो लोकसभा का चुनाव जीत गया तो उससे सीट खाली हुई तो छोटे बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। छोटा बेटा हार गया ये बात नहीं है, तीसरे नंबर पर चला गया। और इस चुनाव क्षेत्र के यादव मतदाताओं ने बीएसपी के यादव उम्मीदवार को वोट दिया, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो इससे आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव के रहते चुनाव प्रचार करते तेजस्वी यादव के पूरी ताकत लगाने के बावजूद यादव वोट अगर खिसक रहा है और मुस्लिम वोट भी खिसक रहा है तो ये आने वाले समय का, आने वाली राजनीति का संकेत है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। बाकी सीटों को छोड़ दीजिए, सिर्फ 3 सीटों की बात करेंगे। कटेहरी, कुंदरकी, जो मुस्लिम बहुल दोनों सीटें थीं, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और समाजवादी पार्टी हार गई। पूरी ताकत लगा दी थी समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने, लेकिन ये सीट जीत नहीं पाए। तो अभी कहाँ 37 लोकसभा सीटें जीते थे, कहाँ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने के लाले पड़ गए। तीसरी सीट जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वो है करहल की सीट। करहल जो है वो मुलायम सिंह यादव के, उनके परिवार के घर की सीट है। यहाँ से परिवार का कोई व्यक्ति हार सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इस चुनाव में भी हार नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा तंत्र और पूरा यादव परिवार चुनाव प्रचार में लगा था। कोई ऐसा परिवार का सदस्य नहीं था जो इस सीट के लिए चुनाव प्रचार न कर रहा हो। ये सीट अखिलेश यादव ने खाली की थी, वो पहले यहाँ से विधायक चुने गए थे, फिर अभी लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं कन्नौज से, इसलिए खाली हुई थी। और उनके चचेरे भाई को उम्मीदवार बनाया गया था यहाँ से, वो जीत तो गए, लेकिन मार्जिन इतना कम हो गया है कि परिवार के लोगों के मन में डर बैठ गया होगा कि अगली बार ये सीट जीत पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगली बार तो जब चुनाव होगा 2027 में तो विधानसभा का चुनाव होगा और पूरी 403 सीटों पर चुनाव होगा। तो 403 सीटों पर परिवार को ताकत लगानी पड़ेगी, केवल करहल पर नहीं। तब क्या होगा, तब कैसे जीतेंगे? तो उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्यों की राजनीति में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा मिला तो सिर्फ एक परिवार और एक जाति को। दोनों राज्यों में, बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, दोनों यादव परिवार। पिछड़ा के नाम पर दोनों ने राजनीति की, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता अपने अपने प्रदेश में दोनों, लेकिन दोनों ने कभी अपनी सत्ता में रहते हुए यादवों के अलावा और पिछड़े वर्ग के किसी जाति की, किसी वर्ग की, समाज की चिंता नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पिछड़ों के नाम पर यादवों की पार्टी रह गई है। कुछ और जातियों का भी वोट मिलता है। जब ये मैं कह रहा हूँ कि यादवों की पार्टी रह गई तो इसका ये मतलब नहीं कि और किसी का वोट नहीं मिलता, लेकिन मुख्य रूप से जो है केवल यादवों का वोट और मुसलमानों का वोट, ये 2 उनकी पूंजी है, दोनों पार्टियों की, दोनों परिवारों की। इसमें सेंध लगने का मतलब है कि जो बिहार में हो रहा है, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में आरजेडी जिस रास्ते पर जा रही है वो वही रास्ता है जिस पर कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी गई थी। इन दोनों पार्टियों के हाशिए पर जाने की नौबत आती हुई दिख रही है।
नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, खासतौर से मुख्यमंत्री रहते हुए, सबसे कमज़ोर स्थिति में आज थे। खासतौर से 2020 के चुनाव में नंबर 3 की पार्टी बनने के बाद जेडीयू के, और उनको साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव का फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का हाथ थामना पड़ा। इस सब के बावजूद आरजेडी लोकसभा चुनाव में भी बुरा हाल हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को बढ़ाया था तेजस्वी यादव ने, और लग रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे हैं और उनका कद जो है बढ़ता जा रहा है, वो स्थिति जो है एकदम पलट चुकी है। आरजेडी उसके बाद से लगातार गिरती हुई दिख रही। लोकसभा चुनाव में भी बुरा हाल हुआ, तो विधानसभा चुनाव 2020 का आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए ऐसा लगता है वो पीक था। अब उस स्थिति में पार्टी पहुंच पाएगी ऐसा लगता नहीं है। ये दूसरी बार हो रहा आरजेडी के साथ। पहली बार हुआ था 2010 के चुनाव में, जब आरजेडी 27 सीटों पर सिमट गई थी। अगर 2013 में एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार गए न होते और 2015 में लालू प्रसाद यादव से हाथ न मिलाया होता, तो शायद आज जो बात हम कर रहे हैं कि आरजेडी इस रास्ते पर जा रही है, उसी के बाद अगले चुनाव में 2015 में ही अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहते तो शायद आरजेडी उस हालत में पहुंच जाती। लेकिन उस समय क्या होता और क्या नहीं हुआ उसकी बात छोड़ दें, जो हुआ है, जो हो रहा है, उसकी ओर देखें तो ये बहुत बड़ी परिघटना है उत्तर भारत की राजनीति में, अगर मुस्लिम यादव वोट दरक रहा है। और ये मैं मानता हूं कि एकदम सीधा असर है हिंदुत्व की राजनीति के बढ़ते वर्चस्व के कारण। और इसीलिए जितने हिंदू विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, संघ विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, सबके मन में चिंता है कि हिंदुत्व की राजनीति का ये जो प्रभाव बढ़ रहा है, ये जातियों की अस्मिता की जो राजनीति है उस पर भारी पड़ रहा है। तो बटोगे तो कटोगे के नारे का, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे का असर होना ज़मीन पर दिखाई देना शुरू हो गया है। ये राजनीति में अगर चेंज आता है, इसकी पुष्टि होगी 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में। वहाँ इस बात की पुष्टि होगी ये केवल टेम्परेरी फिनोमेना था, ये अपवाद था, या ये नियम बनने जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों के लिए और उनकी पार्टियों के लिए बहुत भारी चिंता का सबब है ये, कि अगर यादव मुस्लिम वोट का जो समीकरण बना हुआ है उनके पक्ष में और लगातार बना हुआ है, उसमें दरार आ गई, उसमें टूटन आ गई और भारतीय जनता पार्टी बहुत रणनीतिक तरीके से घेर रही है। केवल वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में उसने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, यादवों में एक संदेश गया है कि भाई यादव तो भाजपा को वोट देते नहीं, फिर भी भाजपा ने यादव समाज से एक नेता को मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री का पद दे दिया। मुलायम सिंह यादव जब भी समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, कभी परिवार से बाहर नहीं देखा, या तो खुद मुलायम सिंह यादव बने या बेटे को बनाया। और लालू प्रसाद यादव ऐसा करेंगे ऐसा भी नहीं दिख रहा है। हालांकि सिर्फ एक बार उनकी पार्टी को बहुमत मिला था, उसके अलावा कभी बहुमत स्पष्ट मिला नहीं। आज भी अगर बिहार में आरजेडी को बहुमत मिलेगा तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उस हालत में बचेंगे? ये उपचुनाव कभी कभी जो है, बहुत छोटे चुनाव बहुत बड़ा संदेश दे जाते हैं। कई बार उपचुनाव की एक सीट जो है पूरे प्रदेश की या देश की राजनीति को प्रभावित करती है। इलाहाबाद का बाई इलेक्शन याद कीजिए, बीपी सिंह लड़े थे और उसके बाद देश की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन आया। 1974 का जबलपुर का बाई इलेक्शन याद कर लीजिए, शरद यादव लड़े थे जनता मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में और जीते थे। उसके बाद देश की राजनीति में किस तरह का बदलाव आया। तो ऐसा नहीं है कि एक उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, न तो लोकसभा के चुनाव पर न अगर सांसद का है और न ही विधानसभा चुनाव पर अगर विधानसभा का उपचुनाव है। फर्क पड़ सकता है, पड़े ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पड़ सकता है। वो मतदाता एक तरह से अपने मन का संकेत देता है कि वो किसी बात पर, किसी समीकरण पर पुनर्विचार कर रहा है।
अब उसके पुनर्विचार की प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी और अंत में किस नतीजे पर पहुंचेगा, ये जब आम चुनाव होंगे विधानसभा के इन 2 राज्यों के, तब पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।